अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज दोबारा से हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं कुछ पुराने इश्यूज को जो कुछ रह गए थे एड्रेस करना वो करके। इसके बाद हम आज डिस्कस करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होता है, सरकारी और प्राइवेट जॉब का, और किस जॉब में ज़्यादा चांसेस होते हैं। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया वन बाय वन हम चलेंगे। सबसे पहले तो मैं अली मोहसिन की पुरानी पिछली पॉडकास्ट की एक इशू को दोबारा रेज करूंगा। उस पर सिर्फ 2 मिनट आप मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू दोनों दीजिएगा, कि 2 2 मिनट में। कि आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया था अली, कि पाकिस्तानी जो है वो मैक्सिमम उबर चलाते हैं या वो इससे मिलती जुलती कोई टैक्सी वगैरह का ही काम करते हैं, इसके अलावा नहीं। एक तो ये इसकी रीजन तो आपने एड्रेस कर ली, इसका सद्भाव क्या हो सकता है? क्योंकि अभी भी मैं पाकिस्तान में देख रहा हूँ कि इस तरह की जो जॉब्स हैं वो पाकिस्तान में नहीं करना चाहते मेजॉरिटी। आल्दो ये चेंज हो रहा है, किसी किसी लेवल पे चेंज हो रहा है, ये सोच तब्दील हो रही है मॉल्स के आने की वजह से। लेकिन इस पे मैं चाहूंगा कि आप ज़रा मजीद करें कि हाउ वी कैन चेंज दैट, और कौन से स्किल जो आप समझते हैं कि जो वो पाकिस्तान में रह के सीख सकते हैं जो उनके बाहर जाके काम। बिस्मिल्लाह, थैंक यू फॉर हैविंग मी अगेन। जहाँ तक सवाल है कि लोग टैक्सी या उबर में ही क्यों रुके रहते हैं, उसकी एक वजह यह है कि इनिशियली जब हमें यहाँ पे आते हैं तो हमें सिर्फ ड्राइविंग ही आती होती है, तो उस वजह से ज़्यादातर लोग इट्स अ क्विक वे टू स्टार्ट अर्निंग मनी। लेकिन होता यह है कि ओवर द ईयर जब वो इस फील्ड में रहते हैं तो ये एक एडिक्शन बन जाती है। टैक्सी एक बहुत बड़ी एडिक्शन है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, पूछा कि अब आप परमानेंट रेजिडेंट हो गए हैं या सिटीजनशिप मिल गई है, तो अब आप क्यों मतलब चेंज करें अपना प्रोफेशन। तो इसमें बहुत सबसे बड़ी बात वो जो फ्लेक्सिबिलिटी का एलिमेंट है ना, कि आप कभी कहीं पे हैं, कभी कहीं पे हैं, कभी आप एयरपोर्ट पे हैं, लोगों से गपशप लगा रहे हैं, दिल किया उधर जाना है, ऐप ऑफ की चले गए। वो हम्म। जो फ्लेक्सिबिलिटी का एलिमेंट है ना, वो उन्हें कहीं और जाने नहीं देता। जब आप कोई भी जॉब करते हैं तो आप एक ऑफिस में बैठते हैं या आप कोई लिमिटेड स्पेस के अंदर रहना होता है और उसी के अंदर आपको रह के अपने सारा ऑपरेशन करने होते हैं। तो वो चीज़ लोगों को बहुत तंग करती है। तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी पहले नंबर पे आ जाती है। तो फिर थोड़ा बहुत लोग जो है वो एक गाड़ी डाल ली, फिर दूसरी डाल ली, तो वो से एक बिजनेस मॉडल भी बना लेते हैं अपना। और उसमें फिर उन्हें थोड़ा फ्री टाइम भी मिल जाता है कि दो या तीन या चार गाड़ियां हैं। जबकि जॉब में आपको यहाँ पे तो हर चीज में आपको पता है केपीआई बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। तो आपको टारगेट्स मीट करने होते हैं, और ये अगर आपको पैसे देते हैं तो आपसे काम भी फिर लेते हैं। तो उस वजह से भी बहुत सारे लोग जो हैं वो नौकरी में आना पसंद नहीं करते, भले वो बस ड्राइवर की क्यों ना हो। वो भी चूंकि आपको लिमिटेड आवर्स में करना होता है काम और आपकी शिफ्ट वर्क होता है, इसमें दिल किया तो रात को चला ली, दिल किया तो दिन में चला ली। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिस वजह से लोग यहाँ से इससे नहीं निकल पाते। ठीक है, तौसीफ। नहीं, जैसे मोहसिन ने कहा ना, फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। मैं मोहसिन की बात को बिल्कुल आगे बढ़ाऊंगा कि फ्लेक्सिबिलिटी बहुत बड़ा एलिमेंट है। फिर ये कि बीइंग बॉस ऑफ योर ओन, सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, इसके लिए उनको किसी को जवाबदेही नहीं है, शिफ्टों में काम कर रहे होते हैं और अपनी टाइम मैनेजमेंट होती है उनकी। सबसे बड़ी एक और बात है जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है उसका, क्योंकि ये लोग सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं तो टैक्सेस जो हैं, जो टैक्स पे करना होता है वो उनके अपने कंट्रोल में होता है। तो बजाय कि वो एक एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाएं जहाँ पे एम्प्लॉयर जो है वो टैक्स आपका डिडक्ट करके आपको सैलरी देता है, इस केस में ये चूंकि टैक्स आपको खुद देना होता है, तो ये फिर इनके कंट्रोल में होता है ये कितना गवर्नमेंट को टैक्स दें, कितनी इनकम डिक्लेयर करें। तो नॉर्मली जो एक जनरल देखा गया है, ये अपने आप को लो इनकम ब्रैकेट में रखते हैं ताकि इनको मैक्सिमम बेनिफिट्स मिले इन इन कंट्रीज लाइक कनाडा, जहाँ पे ये वेलफेयर कंट्री है, बच्चों के टैक्स बेनिफिट्स हैं, बच्चों के पैसे आते हैं। तो अगर ये अपने आप को हाई इनकम में लेके जाएंगे तो ऑब्वियसली फिर ये इनको जो गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट होती है वो कम होगी या शायद होगी ही नहीं। तो ये एक काफ़ी बड़ा रीज़न है जो कि लोग टैक्सी, लेकिन जो मेन रीज़न है वो वही है कि आप किसी के एम्प्लॉय नहीं है, आपकी अगर प्लेट अपनी है तो फिर तो आपकी मौज है।
क्योंकि प्लेट के जो लाइसेंस प्लेट होती है उसके भी आपको पैसे रेंट देना होता है वीकली हम्म। बेसिस पे। तो कुछ लोगों ने टैक्सी को के बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके गए हैं, मतलब उन्होंने प्लेट्स खरीदी हैं, उनका रेंट भी लेते हैं, उन्होंने ड्राइवर्स रखे हुए हैं, उनसे भी वीकली पैसे लेते हैं। तो कुछ लोग सिर्फ खुद ही कर रहे हैं, या अपनी टैक्सी है या वो किसी की टैक्सी को चलाते हैं, तो उसमें से वो अपनी अर्निंग करते हैं। ये प्लेट खरीदने का क्या मतलब है, क्विकली जरा। प्लेट ये जो लाइसेंस होता है कि आप यूं कह लें कि जो टैक्सी कंपनीज होती है ना यहाँ पे, यहाँ इंडिविजुअल खुद से को टैक्सी उबर, इवन जो उबर भी चलाते हैं तो वो भी उबर के अंडर ही काम करते हैं। ठीक है, उनकी भी जो एम्प्लॉयर है वो उबर है। इसी तरह यहाँ पे मुख्तलिफ शहरों में कोई मुंह उठा के खुद से टैक्सी चलाना नहीं शुरू कर देगा, वो किसी ना किसी कंपनी के अंडर जाएगा। गो के वो सेल्फ एम्प्लॉय होगा, लेकिन वो किसी किसी ना किसी कंपनी के साथ काम करेगा। उस वो कंपनी अपनी ठीक। प्लेट देती है आपको, लाइसेंस प्लेट उस कंपनी की होती है, इंश्योरेंस होती है उसकी। अच्छा। ठीक है, तो वो उस प्लेट्स कंपनी। ये सॉरी, प्लेट्स टू बी जनरली क्विकली मैं आपको समराइज कर दूं। सर आप गाड़ी लेते हैं तो आपको उसके लिए एक रजिस्ट्रेशन प्लेट खरीदनी पड़ती है, आप रजिस्टर करवाते हैं, आपको नंबर प्लेट मिलती है। इसी तरह टैक्सी के लिए भी लिमिटेड नंबर में डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है ना वो टैक्सी नंबर प्लेट्स इशू करता है, जिसमें आप गाड़ी खरीद लें, आप उस पर सारा वो स्टिकर्स लगा लें, इक्विपमेंट लगा लें टैक्सी का, वो हम्म। टैक्सी नहीं बनेगी। उसके लिए आपको वो एक नंबर प्लेट जो होती है अलग से, वो एक तो गाड़ी की रजिस्ट्रेशन प्लेट है, उसके साथ एक छोटी सी अलग से नंबर प्लेट आपको वक्री लगानी पड़ती है जो टैक्सी नंबर प्लेट कहलाती है। तो हम्म। उसकी प्राइस होती है वो अच्छी खासी महंगी होती है, और उसको फिर इन्वेस्टर लोग खरीद के तो इस पे डाल देते हैं, किराए पे देते हैं वो। जैसे मैं आपको अ, मिसाल देता हूँ, ये जो एक्सपेंसिव होने की बात की है ना मोहसिन ने, न्यूयॉर्क में एक जमाने में, बल्कि अब भी, जो येलो कैब है, जो ये न्यूयॉर्क सिटी में जो कैब है वो येलो कलर की है, जो जो मेन कैब है, उसकी प्लेट मोर देन $1 million की बिकती है। हम्म। ये इतनी एग्जैक्टली इसी महंगी है तरह वो। यहाँ पे भी था, सिडनी मेलबर्न में जो नंबर प्लेट थी टैक्सी की वो 500,000 तक वो गई थी। लेकिन उसमें फिर हुआ ये कि अब ऑस्ट्रेलिया की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे वो जोर टूट चुका है नंबर प्लेट्स का, सिंस उबर के आने की वजह से। क्योंकि उबर के आने पे इन्होंने बहुत शोर मचाया टैक्सी कंपनीज के कि हमारा तो काफी बिजनेस के ले गए हैं, और कोई भी अपनी नई गाड़ी आपने थोड़ी सी रेगुलेशंस आपने पास करनी है, मतलब आपने उबर का लाइसेंस लेना है और अपनी गाड़ी को आप उबर पे डाल दें। जबकि टैक्सी वालों के लिए बहुत कुछ था, तो अब गवर्नमेंट ने नंबर प्लेट्स जो है वो एक किस्म की फ्री कर दी है, क्योंकि लेता ही कोई नहीं है, हर कोई उबर पे जा रहा है। तो जो पुरानी थी वो भी लोगों के काफी उसमें पैसों का लॉस हुआ, क्योंकि अब नंबर प्लेट्स आपको मिल जाती हैं। तो उस टैक्सी और उबर का एक खासा ठीक। कंपटीशन आने की वजह से। ठीक। अच्छा, अब आते हैं इस इशू की तरफ कि ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में, तौसीफ से शुरू करते हैं कि एक सरकारी जॉब का आपका एक्सपीरियंस, इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा था और एप्लीकेशन प्रोसेस क्या था, क्या पूछा उन्होंने, अगर आप क्विकली इसको समराइज करें। और प्राइवेट का भी, प्राइवेट का बाद में आते हैं, पहले आप सरकारी का। मैं एक जनरल प्रोसीजर बता देता हूँ कि यहाँ पे, और आई एम श्योर ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा ही होगा, कि एक जनरल प्रोसीजर क्या है कि आपको एक एडवर्टीजमेंट एम्प्लॉयर पोस्ट करता है, ठीक है, इंटरनल भी एक्सटर्नल भी, उसके अगेंस्ट वो एप्लीकेशन रिसीव करते हैं। अब एप्लीकेशंस के अंदर कुछ इदारे जो हैं वो एप्लीकेशंस के अंदर ही काफ़ी ज़्यादा स्क्रीनिंग क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। ठीक है, तो उससे उनकी जो एप्लीकेशन का पूल है वो कम हो जाता है, जो वैलिड कैंडिडेट्स होते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन जब सबमिट होती है तो उसके फिर स्क्रीनिंग प्रोसेस चलता है। अब उसमें दो तरह के प्रोसेस हैं, एक मैनुअल है जिसमें HR लोग बैठ के स्क्रीनिंग कर रहे होते हैं, जैसे एक नॉर्मल तरीका है कि आपने रेज्यूमे देखा, सूट किया तो उसको फॉरवर्ड किया, अदरवाइज उसको वहीं पे डिस्कार्ड कर दिया। एक ऑटोमेटिक है जिसको ATS बोलते हैं, उसमें वो एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम है, जो हम्म। कीवर्ड्स की बेस के ऊपर आपकी जो एप्लीकेशंस हैं एप्लीकेंट्स को स्क्रीन कर रहा होता है। तो उससे जो बड़ी कंपनीज हैं जिनके पास रिसोर्सेज की कमी तो नहीं है, लेकिन वो अपने रिसोर्सेज इस काम में ज़ाया नहीं करते, तो वो ATS यूज़ करते हैं। अच्छा। ठीक है, उसके बाद जब स्क्रीनिंग हो जाए तो इनिशियल इंटरव्यूज होते हैं। वो अब हम्म। वो इनिशियल इंटरव्यूज ज़्यादातर या HR के लोग कर रहे होते हैं,
या रिक्रूटर कर रहा होता है। अगर किसी कंपनी ने किसी रिक्रूटर को कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है तो रिक्रूटर आपका इनिशियल इंटरव्यू करता है। उस इंटरव्यू में वो क्या पूछ रहे होते हैं, वो आपका वही बैकग्राउंड वगैरह पूछते हैं कि स्क्रीनिंग आपका जनरल। मोटिवेशन आपकी क्या है, एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, ठीक है, और सैलरी एक्सपेक्टेशंस क्या है, वो इस तरह का आपका एक आइडिया ले लेते हैं। तो उससे भी वो एक तरह का फिल्टर कर लेते हैं। ठीक है। ठीक है, वो ये देख रहे होते हैं कि ये कंपनी में फिट होगा कि नहीं होगा उस इन्वायरमेंट में जिसके लिए वो जॉब देख रहे हैं। ये बिहेवियरल इंटरव्यू एंड पे नहीं होता, ये मिडिल? ये इनिशियली भी हो जाता है, ये बिहेवियर नहीं है, ये बेसिकली इनिशियल इंटरव्यू है जिसके अंदर एचआर जो है वो आपको कॉल करके यानी टीम्स के ऊपर या जूम के ऊपर वो आपका एक इनिशियल इंटरव्यू लेगा, हम्म। जिसमें आपकी मोटिवेशन, आप किस चीज के पीछे आप जा रहे हैं, ठीक है। व्हाई यू वांट टू ज्वाइन दिस कंपनी, और ये वो इस तरह के क्वेश्चंस हैं। वो बात करेंगे उसके बारे में। जब वो यहाँ से निकल जाएगा तो इन पर्सन उसका इंटरव्यू करेंगे। अब वो सेकंड इंटरव्यू या इन पर्सन इंटरव्यू ज्यादातर टेक्निकल होता है जिस ट्रेड में आपने अप्लाई हम्म। किया होता है। ठीक है, अब उसके मुख्तलिफ तरीके हैं। जैसे कुछ कंपनीज जो है, मेरी कंपनी टेस्ट ले लेती है, हम इंटरव्यू में टाइम ज़ाया नहीं करते, हम कहते हैं ये टास्क है ये कर दो, तो ठीक है, तो फिर उसके बाद हम बात करेंगे। ये बेसिकली ये जो इन पर्सन इंटरव्यू होता है, अगर ये इंटरव्यू हो तो ये स्टार बेस होता है कि उसमें वो ये चीज़ देखी जाती है कि आपको सिचुएशन, टास्क और उसके क्या ठीक है। रिजल्ट्स निकले, इसको असेस किया जाता है कि आपने क्या एक्शन लिए, और ठीक है। अगेन ये बैकग्राउंड है। लास्ट स्टेज के ऊपर अगर ये निकल जाए तो इसी के दौरान ही वो आपका बिहेवियर इंटरव्यू भी कर लेते हैं। इसको कल्चरल फिट भी कहते हैं शायद। इस हाँ, वो देख रहे होते हैं कि हाँ ये फिजिकली बंदा कैसे लग रहा है, अपेरेंस कैसी है इसकी, और ये अपेरेंस इन द सेंस ये नहीं कि गोरा काला पीला क्या है, ये जरूर देखते हैं कि उसकी प्लेजेंट। बॉडी लैंग्वेज क्या है, उसका प्रेजेंटेबल है कि जैसे क्लाइंट फेसिंग अगर कोई जॉब है तो ये बड़ा मैटर करता है कि ये क्लाइंट को प्रेजेंट करने जोगा है भी कि नहीं। ठीक है, तो इस तरह की चीजें उसमें देखी जाती हैं। एंड पे जब ये सारा हो जाए उसमें फिर वो सैलरी निगोशिएशंस भी टेक्निकल इंटरव्यूज के बाद हो जाती हैं। अगर उनको लगे कि हाँ इसको हमें हायर करना है तो एक इंटरव्यू दोबारा हो जाता है छोटा सा, जिसके अंदर वो उसको ऑफर या सैलरी निगोशिएट भी कर लेते हैं उसके साथ। एट द एंड रेफरेंस चेक, बैकग्राउंड चेक है उसका, कि अच्छा। अगर सब कुछ चीजें हो जाएं तो उसका फिर बैकग्राउंड चेक करते हैं। ये अगर है एक रेफरेंस ना हो तो? रेफरेंसेस ना हो तो उसके प्रीवियस एम्प्लॉयर को चेक करेंगे। और अगर अगर आपकी वो ये भी ना फर्स्ट हो, फिर जॉब है, फ्रेश ग्रेजुएट है। फ्रेश ग्रेजुएट है, तो फिर रेफरेंस या बेसिकली देखो ना, यहाँ बैकग्राउंड चेक तो होगा जो पुलिस वो तो ठीक है। डिपार्टमेंट से होता है। ठीक है, अब उसके अंदर नॉर्मली रेफरेंसेस रेज्यूमेज में दिए जाते हैं या एप्लीकेशन में पूछे जाते हैं, तो वहां आप कुछ ना कुछ तो दोगे ना, हम्म। रेफरेंस को खाली तो नहीं छोड़ सकते। तो अगर रेफरेंस पाकिस्तान है से ही नहीं, ग्रेजुएट आया है, पाकिस्तान से ग्रेजुएट, इंडिया से ग्रेजुएट आया है, उसकी वो इधर डिपेंड करता ग्रेजुएशन है। कंप्लीट नहीं। वो फिर डिपेंड करता है, वो यहाँ पे अगर आया किसी को नहीं जानता, किसी एक शख्स को नहीं जानता, किसी न किसी कैपेसिटी में किसी को तो जानता होगा। हम्म। मेरे खैर इंफॉर्मेशन में कोई ऐसा अच्छा, सिनेरियो आया नहीं कि किसी कोई ने इतना रेफरेंस इश्यू से नहीं, पूछा ठीक है। हो। ठीक है। और अच्छा, ये है एक जनरल प्रोसीजर। अब सरकारी और प्राइवेट दोनों का ये कॉमन है। गुड। सरकार में क्या होता है, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं क्विकली आपको बता दूं। सारा प्रोसीजर ऐसा है, जो इंटरव्यू है, जो मेरा एक्सपीरियंस है उसमें, तो चूंकि मैंने पुलिस डिपार्टमेंट के लिए दिया था फॉर बिजनेस सिस्टम एनालिस्ट के लिए, सिस्टम आर्किटेक्ट के लिए, तो उसमें जो टेक्निकल क्वेश्चंस थे वो कुछ इतने खास थे नहीं, लाइक एनी अदर सरकारी डिपार्टमेंट जो पाकिस्तान में भी मुझे एक्सपीरियंस है, उसमें कोई इतने नहीं। वो यही पूछा जा रहा था कि जी आपने अच्छा इसमें ही किया, तो ये स्टार बेस्ड था ज्यादातर। ठीक है। तो स्टार लेकिन बेस्ड एक मींस सिचुएशन, टास्क, एक्शन, सिचुएशन बिहेवियर। वो दे पूछा कि जी आपने अच्छा की। असल में जो यहाँ पे हुआ उसके अंदर तो ये था, मुझे उन्होंने एक फाइल दे दी, उसके अंदर 5 कह लें कि पेपर लगे हुए थे, हर पेपर पे एक सवाल था। हम्म। ठीक है, उन्होंने कहा कि जी आपके पास टोटल 40 मिनट है, हम्म। इन 5 सवालों का आपने जवाब देना। और सवाल वो इस किस्म के थे कि ऐसा कौन सा काम आपने किया जिसका सोसाइटी पे बहुत बड़ा इम्पेक्ट आया हो। हम्म। ठीक है। ठीक है, ये बड़ा अच्छा तो आपने सवाल उठाया। ये इस तरह के, फिर उसमें एक और सवाल था कि ऐसी सिचुएशन आई हो जहाँ पे आपको सोशल प्रेशर हो, या आपका यानी अगर कोई बिजनेस के लिए एप्लीकेशन बनाई है तो वहाँ पे आपको रेजिस्टेंस आई हो,
तो उस सिचुएशन में आपका क्या रोल था, आपने क्या उसमें किया, किस तरह सिस्टम इम्प्लीमेंट किया? इसी तरह के सवाल आते, मुझे अब ठीक। सारे याद नहीं है, थे सारे पांच ही। हाँ, इसमें एक सवाल ये भी था, अपने एकेडमिक बैकग्राउंड का बताइए, अपने अपने पर्सनल लाइफ के बारे में बताइए। एक 5 सवालों में एक सवाल ऐसा भी था। ठीक है। तो ठीक। ऐसे क्वेश्चन थे। ठीक अब है। उसके अंदर कोई इतनी वो चीज थी नहीं। जो मेन रोल वो प्ले कर रहे होते हैं वो बेसिकली ये होता है कि उन्होंने फिट देखना होता है कि बंदा जो है वो हमारे डिपार्टमेंट में फिट होता है। मेरा चूंकि कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का था ज्यादातर एक्सपीरियंस, तो उन्होंने उसके बारे में भी सवाल पूछे मुझसे। ठीक। थैंक यू तौसीफ जी। अली, आपका तजर्बा कैसा रहा प्राइवेट और सरकारी दोनों का, ऑस्ट्रेलिया के? दोनों का ही बहुत अच्छा रहा, और काफी हद तक मिलता जुलता ही है हमारा प्रोसेस। अगर मैं सरकारी की बात करूं तो ठीक उसी तरह से जिस तरह अखबारों में पाकिस्तान में इश्तिहार आता है, इसी तरह यहाँ पे जो यहाँ की किसी भी फील्ड के लिए आपको जॉब्स ढूंढनी है तो उसके लिए बाइबल जो है वो seek.com.au है। उस पे गवर्नमेंट की भी जॉब्स आती हैं, उस पे प्राइवेट सेक्टर की हर किस्म की जॉब्स वहाँ पे एडवर्टाइज होती हैं। और गवर्नमेंट की अपनी एक क्वींसलैंड गवर्नमेंट की है स्मार्ट जॉब्स के नाम से, उस पे भी लोग अपना लॉगिन बना लें और वहाँ पे जॉब्स आती हैं। क्योंकि सीख से भी अगर आप जब अप्लाई करते हैं तो वो आपको रीडायरेक्ट उसी तरफ कर देती है। एनीवेज, वहाँ पे पहले एप्लीकेशन प्रोसेस है, उसके बाद वो वहाँ पे आप अपना सीवी अपलोड कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं। फिर वो आपको कांटेक्ट करते हैं और आपको एक छोटा सा क्वेश्चनियर भेजते हैं। उसमें यही कि आप का क्या ख्याल है कि आप किस जॉब में जा रहे हैं। मैं क्योंकि करेक्शंस में हूँ तो मैं उसकी बात करूंगा। मुझे आईटी की और इस तरह की जॉब्स का एक्सपीरियंस नहीं है, मैं इसलिए उस पर नहीं टच करता। मेरी फील्ड चूंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन समटाइम्स जहनी तौर पे काफ़ी तनाव वाला काम ये बन जाता है, क्योंकि जब आपने कन्विक्टेड क्रिमिनल्स के साथ, जो मर्डर्स भी हैं, रेपिस्ट भी हैं और हजार तरह के उन्होंने काम किए हुए होते हैं, तो उनको जब आपने उनको मैनेज करना है दिन में, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट एक एनवायरनमेंट बन जाता है। और उसमें एक बंदा ऑलरेडी जेल में है। यहाँ पे अगर बाहर की बात करें तो हर कोई डरता है कि यार पुलिस केस ना बन जाए, लेकिन एक शख्स पहली पुलिस केस बनवा के जेल में बैठा हुआ है, तो अब इससे और नीचे तो वो जा नहीं सकता। वो बेसिकली सोसाइटी के जीरो पे है वो। तो जब इंटरव्यू के लिए कॉल आया, सॉरी पहले फोन आया, फोन पे इंटरव्यू उन्होंने आधा घंटा किया, तो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया था, एक दोस्त मेरे करते हैं ऑलरेडी, तो नाइट शिफ्ट होंगी उसमें आपको, इसमें बहुत ज्यादा फोकस था इंटरव्यूज में कि आर यू अ टीम प्लेयर, हम्म। और नंबर दो कि टीम में हर बंदा तो आपकी पसंद का नहीं होता। कई लोग ऐसे होते हैं जो आपको नहीं अच्छे लगते, आपकी उनसे नहीं बनती, लेकिन आपकी जॉब इकट्ठी आ गई है तो उस दिन आपका कैसा बिहेवियर होगा। उसका एक डिप्लोमेटिक ही आंसर है कि आपने डिप्लोमेसी से काम लेना है, क्योंकि आप कोई दुश्मन नहीं है, आप हम्म। कलीग्स हैं और आपकी ठीक है फ्रीक्वेंसी नहीं मैच होती, तो आप उस दिन को बस बर्दाश्त करें और उस दिन को गुजारें, ना कि आप लड़ें उनसे। चैलेंजेस क्या हैं? अब मैं तो पाकिस्तान से था, हम वहाँ से सुनते रहते थे कि जी फलां बंदा जेल से भाग गया वट एवर, तो मेरे जहन में यही था चैलेंज कि जी उन्हें कीप देम सिक्योर। लेकिन यहाँ पे आगे पता चला कि ये तो इतना बड़ा इशू नहीं है। यहाँ पे तो वो ऑलरेडी इतनी सिक्योर हैं कि कोई नहीं भाग सकता। इट्स ऑल, कल भी मैंने, परसों मैंने मजाक में कहा था कि टॉम क्रूज ही भाग सकता है इन जेलों से, वो भी फिल्म के अंदर। तो सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो प्रिजनर्स हैं जो सेल्फ हार्म यहाँ पे बहुत ज्यादा है। उफ, आपकी सोच है अच्छा, खुद को नुकसान कि पहुंचा। खुद को नुकसान पाए, उन प्रिजनर्स को हमें ऑब्जर्वेशन पे रखना होता है। 2 घंटे की, 1 घंटे की, आधे घंटे की, 15 मिनट की, कई होते हैं कांस्टेंट ऑब्जर्वेशन पे कि आपने इधर उधर ध्यान किया नहीं और उस बंदे ने जनाब कोई ना कोई चांद चढ़ा दिया। तो हम्म। अब आप सोचेंगे कि ठीक है, एक बंदा, मेरे भी जहन में यही कोई पाकिस्तानी सोच थी कि ठीक है मारता है तो मारने दो, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। वंस ही इज इन द जेल, इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप हिम अलाइव। तो वो जो चीज है वो यहाँ पे हमारे बड़े बड़े जो बॉसेस हैं, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, उनकी नींद हराम हो जाती है अगर कोई सेल्फ हार्मर हम्म। हॉस्पिटल पहुंच जाए, और जाते भी हैं। क्योंकि अब हम देख रहे हैं कांस्टेंट ऑब्जर्वेशन पे एक बंदा दीवार में सर मारना शुरू कर दे, तो आप दीवार दरवाजे के पीछे से क्या कर सकते हैं? तो फिर हम बैकअप कॉल करते हैं,
पोस्ट एंट्री होती है उसे रोकते हैं, उसे हेलमेट पहना, बड़ा कुछ करते हैं मतलब। तो वो कई ऐसे भी होते हैं कि जो जानबूझ के ये करते हैं हमें जलील करने के लिए। तो इस चीज को वो देखते हैं कि इंटरव्यू में कि आप जहनी तौर पे कितने स्ट्रांग हैं, कि आप इन चीजों को कितना कॉप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें टू वे ट्रैफिक है। ये लोग आते भी काफी ज्यादा हैं और उससे ज्यादा तेज रफ्तारी से छोड़ के भी चले जाते हैं कि जब वो देखते हैं पहली दफा कोई इस तरह का उनका सामना होता है तो वो जाके कहते हैं कि भाई जी मेरे हाथ खड़े हैं, मैं आई कांट डू दिस। कई कई लोग हैं मेरे सामने जो आए और पहले हफ्ते में ही उन्होंने रिजाइन कर दिया कि जो नहीं मैं नहीं हिसाबी कर तौर पर सकता। जरा कमजोर थे तो वो कमजोर सस्टेन हैं नहीं या कर पाए। उन्होंने उन्होंने तो सोचा कि यार जाना है तो बस प्रिजनर्स को अनलॉक करना है, उन्हें दिन में उनके छोटे मोटे जो भी जरूरतें हैं वो हैं, और शाम को लॉक अवे है और उसके बाद घर चला जाना है। तो इसमें ठीक है। हजारों छोटी छोटी चीजें हैं जो वो इंटरव्यू में असेस कर रहे होते हैं आपको कि यार आप ये सारा कुछ, और इसी से मिलते जुलते क्वेश्चंस होते हैं, छोटे मोटे टास्क होते हैं जस्ट टू सी कि आप कितने इन चीजों को रेजिलियंट है। ठीक। मेरे दो रेजिलियंट हैं। सवाल हैं। किस किस तरह ये बड़ा अच्छा एक इग्नोर्ड एरिया, एक अच्छा एरिया है और इग्नोर्ड है। पाकिस्तानी नॉर्मली इस तरह की जॉब्स को टारगेट नहीं करते, और अगर नहीं, वो देख भी लें, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर वो इधर आए हैं वो इतने नर्वस होते हैं, इतने वो अंडर प्रेशर होते हैं जॉब के लिए, कि वो इस तरह की ऑप्शंस को देख देख के भी कह देते हैं वी आर नॉट एलिजिबल। तो इसकी एलिजिबिलिटी क्या है और क्या एज आइडियल है आपके नज़र में इस तरह की जॉब्स में एंटर होने की? इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है इस मुल्क का कि यहाँ पे इस किस्म की जो जॉब्स हैं उनमें एलिजिबिलिटी जो सबसे बड़ी है वो आपकी मेंटल स्ट्रेंथ है। हम्म। नंबर वन, कोई एजुकेशन का ऐसा नहीं है कि आपने पाकिस्तान में अगर सब इंस्पेक्टर की जॉब आई है तो आपने ग्रेजुएशन की हो, या सीएसएस करना है तो आपने मास्टर्स किया हो, वैसा कुछ नहीं। यहाँ पे सीएसएस है ही नहीं। आप जब इस जॉब में आ जाते हैं तो आगे आप कोर्सेज करते जाएं, प्रमोट होते जाएं, आप कमिश्नर भी बन सकते हैं। नंबर टू, एज एलिजिबिलिटी हमारे साथ 50, 55, 60 साल के लोगों ने भी इवन अप्लाई किया है। इस मुल्क में सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये बड़े उम्र के लोगों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि वो आए, क्योंकि उनके पास लाइफ एक्सपीरियंस होता है। पाकिस्तान में इवन के फौज में आप देख लें 52 इज द लास्ट लिमिट, क्योंकि आपने 10 साल सर्व करना है अगर आप फौज में जाते हैं तो 62, तो वो 50 के बंदे को भी ले लेंगे। और वजह सिर्फ यही है कि उस बंदे का बिहेवियर, उस बंदे का एटीट्यूड, जिंदगी को देखने का मसला जो है, तरीका जो है, वो पाकिस्तान में जैसे 18 साल का बच्चा लेफ्टिनेंट लेते हैं और फिर वो उससे ऊपर वो उनकी खत्म हो जाती है एक सर्टन एज के बाद के आप नहीं आ सकते, ऐसा नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे आप हर एज ग्रुप में आ सकते हैं। हमारे पास एक्स पुलिस भी हैं, हमारे पास एक्स मिलिट्री भी हैं जो हम मेरे कोलीग्स हैं, और तमाम रैंक्स से आए हुए हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। और हाँ, कितने ही ऐसे कोलीग्स हैं जो काफ़ी हाई रैंक्स से उन्होंने डाउनग्रेड किया है कि नहीं भाई मैं नहीं प्रेशर ले सकता। अब आप हम्म। पाकिस्तान में सोचें कि एक एसपी रैंक का अफसर हो या फौज में मेजर कर्नल हो और वो कहे कि नहीं भाई मैं नहीं, मैंने तो थोड़ा नीचे कर देने। इस पे मैं कुछ कमेंट करूंगा कि इन लोगों में ह्यूमिलिटी होती है और वो इसको ईगो पे नहीं लेते, अपने पर्सनली लेते। अगर वो किसी पेशे में या किसी स्किल में अच्छे नहीं है, वो दे ओपनली एडमिट दैट। एडमिट। हमें और एक हमारे और अंदर बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे ये हुई, शुरू में जब मैं आया तो मैंने देखा मेरे जो अब मेरे सीनियर्स हैं वो आए हुए हैं फ्लोर पे हैं, और किसी ने प्रिजनर ने आके कोई इंक्वायरी की है या कुछ भी मुझे कहा है, एंड मतलब मैं नया था, मैंने देखा यार एक बंदा मेरे साथ, मेरा बॉस खड़ा है, लुक तो एक स्टेप और पीछे हट जाते हैं, वो कहते हैं कि नो मैन, यू आर द फ्लोर ऑफिसर, इट्स योर डिसीजन, गो ऑन। तो मेरे लिए वो चीज़ बड़ी नई थी कि यार ये क्या, मैं तो, बट नाउ उन लोगों ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि यू डिसाइड, इट्स योर प्रिरोगेटिव एट द मोमेंट, तुम हाँ अच्छा। करो, हाँ ठीक। तुम ना करो ठीक। ना, हम तुम्हारे साथ हैं। अच्छा तो अच्छा, सिर्फ वैसे वैसे एक एक मैं ना बात ऐड करूं, पिछले दिनों नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज आई है ब्लैक वारंट। वो मुझे लगता है कि वो जो है ना, ये मोहसिन की जो जॉब प्रोफाइल है या जिस तरह का इन्वायरमेंट दिखाया है, वो बिल्कुल यही जॉब है कि वो लोग इसी तरह कैदियों के साथ उनकी डीलिंग है। तो अगर उस प्रोफाइल को समझना है तो वो सीरीज देख लेनी चाहिए। अच्छा, मेरा एक सवाल है तो सिर्फ आपसे, पाकिस्तान में रहते हुए इस माइंड बैरियर को कैसे तोड़ा जाए? प्रैक्टिकल स्टेप्स बताएं कि दो या तीन जो वो पाकिस्तान में रहते हुए लें, और ताकि जब वो बाहर जाएं तो उनकी ट्रांजिशन सीमलेस हो।
इस माइंडसेट को। ये माइंडसेट के जैसे वो हर कोई बंदा, मेरे कई जानने वाले मुझे सवाल करते हैं, मैं उन्हें कहता हूँ यार प्रैक्टिकल, जब मैं उन्हें बताता हूँ कि पाकिस्तान बिजनेस के लिए, छोटे कारोबार के लिए बड़ा आइडियल कंट्री है, तो व्हाई डोंट यू डू दैट। लेकिन वो कहते हैं नहीं, यहाँ पे हमारी फैमिली को हमने कुछ बताया हुआ है, क्या बताया हुआ है उनको नहीं पता, सफेद पोशी का भरम रखा हुआ है, हम ये काम नहीं कर सकते, तो आप बाहर जाके हम सब कुछ करेंगे। तो इस चीज को कि अगर वो पाकिस्तान में कौन से ऐसे स्किल सीखे या प्रैक्टिकल स्टेप्स लें कि जब वो कनाडा आए तो वो उनके पास एक अनफेयर एडवांटेज हो ऑलरेडी। देखिए, ये जो माइंडसेट है ना, ये इसका ताल्लुक सोसाइटी से है। बेसिकली तो वो उस चीज से यहाँ आके क्यों सारे काम कर लेते हैं कि कोई यहाँ कोई नहीं जानता। हम्म। ठीक है। और पाकिस्तान में जब वो ये सोचते हैं कि यार अच्छा, मुझे सूप का ठेला लगाना है, सर्दियों में मुझे सूप बेचना है, सारा मोहल्ला मुझे जानता है, या मुझे टैक्सी चलानी है, तो मैं वो नहीं चला सकता क्योंकि लोग मुझे जानते हैं, तो लोग क्या कहेंगे कि मैं टैक्सी चला रहा हूँ। ये चीजें पाकिस्तान में बिल्कुल हम्म। बंदों के जहन में आती हैं, और यहाँ पे चूंकि उन्हें जानता कोई नहीं, तो इसलिए उनको ये प्रॉब्लम नहीं है उनकी यहाँ पे। कैसे तोड़ा जाए, ये मुश्किल है बहुत। ये टूट नहीं सकता वहां पे, अनलेस कि या फिर आपको चलें इतनी इस कुछ चीज को जरूरत, छोड़ दें, इस चीज को साइड पे रखते हैं कुछ। इतनी कुछ जरूरत आ जाए ना कि आपको खाने की लाले लाले पड़ जाए, तो फिर जरूरत इजाद की माँ है, फिर बंदे की शर्म हया निकल जाती है। अच्छा, लेकिन एक सवाल मेरा ये, जैसे अली मोहसिन ने बड़ा अच्छा एक इग्नोर्ड एरिया बताया, वो बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जो सिर्फ क्लीनिंग नहीं, जैसे यहाँ पर भी यूरोप के अंदर भी क्लीनिंग एक ऐसा काम है जो हर कोई करता है, जो मतलब क्लीनिंग हो गया, टैक्सी हो गई, या फूड डिलीवरी हो गई, या पोस्टल सर्विस होगी, न्यूज़पेपर डिलीवरी, वो पिटी हुई चीज है, मतलब एनीबॉडी कैन डू दैट। अब जैसे अली मोहसिन ने बताया कि ये जैसे इस तरह की जो गवर्नमेंट रिलेटेड जॉब्स होती है जिनमें कोई स्पेशल स्किल सेट नहीं चाहिए, बस सॉफ्ट स्किल्स अगर आपके पास हो, अगर आपके पास मेंटल टफनेस है, आप रेजिलियंट हैं, और आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में अच्छे डिसीजन ले सकते, इस तरह की आपकी नज़र में कनाडा में कौन सी ऐसी जॉब्स हैं जो नहीं, पे कनाडा फोकस में किया एक तो जाए। ये जो जेल से रिलेटेड है, ये तो है ही। जेनिटोरियल सर्विसेज जो हैं, हाँ। उसमें आपको सोचने समझने की जरूरत नहीं। देखो, एक बात है फहद, कि ये चीज हमें समझनी चाहिए कि इन माशरों में जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं अभी तीनों, इन माशरों पे इंसान की इज्जत है, उसके प्रोफेशन की नहीं। इंसान को केयर को इज्जत दी जाती है कि उसका कोई भी प्रोफेशन हो, वो अगर आपके सामने इंसान खड़ा है, तो वो उसको इंसान ही समझते हैं। पाकिस्तान में क्यों ये चीज हम छोटे काम नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे पास, हम इंसानों की तो इज्जत करते ही नहीं, हम इज्जत करते हैं बिल्कुल। पैसे की। वो तो ठीक है। सफाई का काम कर रहे हैं, और सफाई वाले को हम पैसे भी नहीं देते ज्यादा। ठीक सही है, है। एक जो छोटी बंद। सी चीज ये है कि यहाँ पे लोगों का जो माइंडसेट है, मैं एक जानता हूँ, एक पर्सनली एक फैमिली को, जेंटलमैन इज सर्विंग कर्नल। मेरी बेटी की क्लास फेलो थी बच्चियां, तो उनके साथ हमारा इंटरेक्शन हो गया। उस बंदे ने हमें बताया कि मेरा बेटा जो है बड़ा मतलब उसकी पहली वाइफ से, वो मेलबर्न में होता है और वो वहाँ पे लेबर की जॉब करता है, तो वो बड़ा टफ काम है। ऐसी जनरल गपशप हो रही थी ना, बस हम आपसी तो मियाँ भी सोच रहे थे कि यार उसने कितने आराम से, कर्नल के है वो, और उसने कह दिया कि मेरा बेटा उधर मेलबर्न में मजदूरी करता है। पाकिस्तान में कोई सोच सकता है कहने का कि मैं कर्नल हूँ और मेरा बेटा, मतलब ये चीज जो है ये यहाँ पे लोगों में एक तो इनबिल्ट है कि ये दे डोंट केयर। दूसरा, जैसे अभी तौसीफ ने कहा कि मरने मारने पे बात आ जाए कि अब आपके पास कुछ नहीं रह गया, तो लोग जिन्होंने इस टैबू को तोड़ा है पाकिस्तान में, उन्होंने वाकई में अपने आप को थोड़ा खड़ा किया। कई एग्जांपल्स आपको मिलेंगी। मैं यूट्यूब पे एक देख रहा था, एक साहब को, वो अच्छी खासी उन्होंने अपनी कॉर्पोरेट सेक्टर की जॉब छोड़ के, तो एक कराची में शायद किसी जगह पे एक छोटा सा रेस्टोरेंट बनाया। एंड ही वॉज सुपर सुपर एक्साइटेड कि भाई मैं, हर एक ने मुझे कहा ओ छोड़ें सर, आप क्या कर रहे हैं, वो सूट बूट टाई वाली जॉब छोड़ के, तो माय जॉब। तो जिन्होंने उस टैबू को तोड़ा है पाकिस्तान में, दे आर वेरी सक्सेसफुल बाय द वे। अच्छा, मैं एक और एक एग्जांपल है, इस्लामाबाद में है कोई, वो भी कॉर्पोरेट की जॉब, उनकी जॉब ही खत्म होगी ना, उन्होंने उसे नहीं छोड़ी, वो जॉब ही खत्म होगी, पाकिस्तान डाउन साइजिंग हुई व्हाट्सएवर। अब
काम कोई नहीं करने वाला, जॉब मिल नहीं रही, एज इज अबाउट 50। तो उन्होंने अपनी गाड़ी पे बिरयानी बेचना शुरू कर दी, वही आई एम इस्लामाबाद के सॉरी, जो। शायद ये वही है। मैं फिर मैंने मुझे अब सही याद नहीं, आई थिंक ये वही है जो आप मैंने हाँ, भी बात। तो वो बिरयानी से गाड़ी पे बिरयानी बेची लोगों ने। बहुत से लोगों ने अप्रिशिएट भी किया कि यार ठीक है, वही वाली बात कि आप कॉर्पोरेट की जॉब करते करते ये काम कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली मेरा ख्याल है कि उन्होंने अपना रेस्टोरेंट बना लिया है, नहीं आई डोंट नो। लेकिन ये अगेन ये टैबू टूटता है जब जरूरत पड़ती है आप। मैं अब एक एक वाक्य मैं भी ये बताता हूँ, हमारे पास टाइम की काफ़ी कमी है, सिर्फ 7 मिनट रह गए, लेकिन मैं क्विकली इसको समराइज करूँ। मैं ज़मीन.com में मैनेजर था, तो मैं हायरिंग कर रहा था। डेटा एंट्री की जॉब थी, और उस वक्त मुझे एग्जैक्टली याद है 8,000 रुपये पर मंथ हम सैलरी देते थे डेटा एंट्री ऑपरेटर्स को। ये बात है 2006 7 की तकरीबन उसी अंदाज। तो मेरे पास एक लड़का कल्टस में आया इंटरव्यू देने। ही वॉज वेरी शार्प, वेरी, उसके जो स्किल सेट था वो बड़ा ब्रॉड था। अब मैंने उससे पूछा अभी क्या कर रहे हैं, आपका सीवी में लिखा नहीं हुआ कि आप कहीं जॉब कर रहे हैं। उसने कहा जी मेरे 2 3 नेट कैफे हैं, कुछ मेरे दूसरा खाने पीने के कैफे हैं। मैंने कहा आपके अपने कैफे हैं? उस वक्त नेट कैफेज का बड़ा वो मतलब वो वायबल बिजनेस था। तो मैंने कहा आप की अर्निंग क्या है? कहते मैं कर लेता हूँ 80 100 के करीब में कर लेता हूँ। 2007 6 7 में दिस वाज अ बिग अमाउंट। तो मैंने कहा व्हाट मेक्स यू अप्लाई फॉर दिस जॉब, मतलब आप इतनी अर्निंग छोड़कर क्यों आ रहे हैं 8,000 की जॉब पे? कहते नंबर 1 ये वाइट कॉलर जॉब है, और नंबर 2 रीजन कि मेरे ससुर चाहते हैं कि मैं वाइट कॉलर जॉब करूं, मैं बिजनेस ना करूं। तो दैट वाज अ शॉक टू मी कि ये सोशल प्रेशर कितना क्रीप इन कर जाता है। और एक और एग्जांपल भी मेरे सामने है कि वो अपने इन लॉज के प्रेशर की वजह से कि दे नीड टू लुक गुड, वाइट कॉलर, उनको एक सर्टन। और दूसरी बात मैं ये शेयर करूंगा कि यहाँ यूरोप के अंदर जो भी स्टूडेंट है, ग्रेजुएट हो या मास्टर्स हो, उनके लिए ये लाजमी होता है कि वो इस तरह की ऑड जॉब्स करें ड्यूरिंग स्टडीज। ये नहीं कि वो तालीम मुकम्मल फोकस, वो फोकस उनका उधर ही रहता है, लेकिन जो जॉब होती है वो मैकडोनल्ड्स पे कर रहे हैं, या वो क्लीनिंग कर रहे हैं, या वो इसी तरह की जो भी उनको मिलती है, उसको उनमें कोई करने में कोई शर्म महसूस नहीं होती, आर महसूस नहीं होती, ना उनको पेरेंट्स को होती है। और वो बड़े प्राउड फील करते हैं कि, और रिसर्च भी ये साबित करती है कि ऐसे बच्चे जो घर के चोरेज में काम माँ बाप का साथ देते हैं, और जब उनकी स्टडीज शुरू होती हैं और वो कुछ अर्निंग भी करते हैं, दे आर मोर सक्सेसफुल इन लाइफ देन देयर काउंटर पार्ट्स जो कि बिल्कुल ही एजुकेशन को फोकस लेकर चलते हैं। और वो, तो ये उसकी एक कल्चर मिसाल पाकिस्तान में नहीं है। उसकी एक मिसाल हमारे पास है। सक्सेसफुल होने की बात और है, मैं इसको थोड़ा सा इसलिए अलग से देखूं कि जो लोग अर्ली एज में अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाते हैं, यानी ड्यूरिंग एकेडमिक्स वो जॉब भी कर रहे होते हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो एक ऐसे बच्चे से कि जो सिर्फ एकेडमिक्स में है उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा हुआ होता है, उनका एक्सपोजर टू लाइफ बढ़ चुका होता है, वो बिल्कुल। पहले से एक्सपोज हो चुके होते हैं। और जो एक मरदम शनासी है वो उन लोगों से ज़्यादा बेहतर कर लेते हैं, क्योंकि बिल्कुल। वो चीज़ से गुजर रहे होते हैं, गुजर चुके होते हैं। तो ये एक बिल्कुल एक फैक्टर है कि जो लोग एकेडमिक के दौरान जॉब करते हैं, अर्ली एज में बाहर निकल आते हैं, वो मेच्योरिटी के लेवल पे जल्दी पहुंचते हैं। अच्छा, मुझे आप दोनों क्विकली बताएं, 30 30 सेकंड्स में, या 1 1 मिनट ले लीजिए। पाकिस्तान में वेदर बड़ा हार्श होता है, खास तौर पर गर्मी बहुत तंग करती है। और पाकिस्तान में अगर कोई स्ट्रगल कर रहा है बंदा, गर्मियों में है और वो जॉब ढूंढ रहा है, डोंट टेल मी, मैं इस प्रोसेस से गुजरा हूँ, आप सब भी गुजरे हैं। तो वेदर का कितना प्लेजेंट इफेक्ट होता है या नेगेटिव इफेक्ट होता है उधर कनाडा और ऑस्ट्रेलिया? वेदर का मैं ऑस्ट्रेलिया। आपको बताता हूँ, मैं इसमें एक मिसाल दे देता हूँ। मैं नया नया आया तो मेरी जो दूसरी जॉब के लिए मैंने इंटरव्यू दिया, तो मैं टोरंटो में रहता था, तो टोरंटो से बैरी तकरीबन 40 45 एक घंटे की ड्राइव है। जब मेरा इंटरव्यू था एक इंश्योरेंस कंपनी में, तो आईटी के लिए, तो उन्होंने जो मुझे टाइम दिया वो था 12 बजे का। मैं सुबह 4 बजे निकला बस, क्योंकि मुझे बस पे जाना था। उस वक्त बर्फ का तूफान आया हुआ था, स्नो थी बहुत ज्यादा। तो वो बस मेरी लेट हो गई, तो मैंने उनको कॉल करके बता दिया कि भाई मैं तो रास्ते में और मुझे लेट हो जाना है, और ये यहाँ तो स्नो स्टॉर्म आया हुआ है। उन्होंने
अगर ये पाकिस्तान होता तो मुझे कहते, उन्होंने कहना था कि भाई साहब आप फारिग हो, ठीक है, हमने अपने टाइम पे काम पूरा कर लिया, अब आप लेट हो गए तो अब वापस घर चले जाए। हम्म। वेदर सिचुएशन थी ऐसी कि मैं टाइम पे नहीं पहुंच सकता था, तो मैं 3 घंटे लेट पहुंचा, मैं 3 बजे पहुंचा। मेरा इंटरव्यू हुआ, उन्होंने टेस्ट तो नहीं था, इंटरव्यू किया, इंटरव्यू करने के बाद उन्होंने एक इंटरव्यू और किया मेरे साथ, उसके बाद उन्होंने मुझे ऑफर किया, ठीक है। दे इंटरटेन, उनका टाइम था मेरा ख्याल 3:30 4 बजे तक का टाइम था, सुबह वो जल्दी शुरू होते थे। जो प्रोजेक्ट मैनेजर था, जो सीनियर डेवलपर्स थे, दे ऑल वेटेड फॉर मी कि एक बंदा गुड। टोरंटो से आ रहा है, वो सही। तूफान में फंसा है, वो वहां से आ रहा है, हमने उसको ऐसे नहीं जाने देना कि जी मेरा टाइम खत्म हो गया तो मैं जा रहा हूँ। कमेंडेबल, दे कमेंडेबल। वेटेड, 1 1.5 घंटे का इंटरव्यू हुआ, उसके दौरान साइकोलॉजिकल ठीक, क्वेश्चंस ठीक। और ये वो अली, सारा आप कुछ कुछ हुआ। कहना चाह रहे थे? थैंक यू तोसी। वी आर वेरी ऑस्ट्रेलिया शॉर्ट। का वेदर जो है वो टोटली ऑपोजिट है, गर्म बहुत है। तो जो लोग आउटडोर जॉब्स हैं जिनकी, उनके लिए तो वाकई में थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि गर्मी बहुत है। जैसे माइनिंग हो गई है, रोड वर्क पे जो लोग कर रहे होते हैं। लेकिन ओवरऑल एवरीवेयर इट्स एयर कंडीशन, कोई वो हम्म। पाकिस्तान की तरह बिजली नहीं चली जाती। तो हम्म। और तीसरी चीज ये है कि हर चीज आजकल इंटरनेट पे, आपने इंटरनेट पे ही अप्लाई करना है। आपने घर बैठे ही आपके फोन पे इंटरव्यू होंगे और फिर उसके बाद आपने जाना है। तो वेदर इतना ज्यादा रोल प्ले नहीं करता ऑस्ट्रेलिया में। आपके आगे कोई रुकावट नहीं है, अनलेस कि आपकी जॉब ही ऐसी है कि आपने बाहर धूप में काम करना है, तो वो एक डिफरेंट सिनारियो है। कभी इंटरव्यू पे अदरवाइज जाते हुए आपको मगरमच्छ का सामना नहीं हुआ ऑस्ट्रेलिया नहीं, ये बात आपने सुबह भी पूछी थी, तो मैंने मजाक में कहा था कि में? ब्रिस्बेन में सबसे बड़ा मगरमच्छ मैं खुद ही हूँ। नॉर्दर्न टेरिटरी में है, सुना है मगरमच्छ आ जाते हैं, सांप भी आ जाते हैं, लेकिन अभी तक नहीं, सामना नहीं हुआ। अच्छा, अच्छा। चले, थैंक यू सो मच गाइस फॉर टुडेज पॉडकास्ट। इंशाल्लाह दोबारा हम इसको नेक्स्ट, यूरोप के 3 कंट्रीज हैं उनके बारे में भी हम करेंगे। लेकिन अभी बहुत सारी डिस्कशन है जो अभी कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के बारे में कर सकते हैं। तो गाइस, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में पूछिए, और फील फ्री टू आस्क अस एंड फॉलो अस प्लीज। थैंक यू। बाय। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।